नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से 110% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आपको 99% संभावना है कि ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों का हम चुनाव करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम पास क्वेश्चन नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है ये व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं काम करता है, ये चैन देने के लिए काम करता है। इसीलिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 300 ऐसे मित्र हैं जिनका चयन अभी तक हो चुका है। कई सारे मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कई सारे मित्र लेक्चरर हैं, कई सारे मित्र सहायक अध्यापक हैं, कई सारे मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न स्टेटों में, देखिए एमपी में टॉपर जो थे वो झारखंड में भी उनका हुआ और झारखंड ज्वाइन किया। बहुत सारे मित्र हैं, तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार पूरी कोशिश करता है कि आपका चयन हो। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, आप इसको गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेज हैं 799 है, 1199 है, 1099 है। तो इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी के कॉम्बो बैच मिल जाएंगे। एक बैच लेंगे तो दोनों की तैयारी होगी, क्योंकि मैं शार्ट में नहीं पढ़ाता, कॉम्बो बैच है। तो आप इनमें से कोई से बैच ले सकते हैं और जो प्रैक्टिस सेट का बैच है वो 499 का है, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको स्कोर बताएगा आपका कितना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो दिखाएगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। Among the following environmental pollutants, which has the problem of biomagnificence? Biomagnificence क्या होता है? Magnification मीन्स होता है बढ़ोतरी होना या किसी भी वस्तु में वृद्धि होना। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल या रसायन हैं जिस भी ट्रॉपिक लेवल पे, जब आप इकोलॉजी पे ट्रॉपिक लेवल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर वो एकत्रित होते जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे कि हमने बताया कोई केमिकल है, मान लेते हैं डीडीटी है, छिड़काव किया गया इंसेक्टिसाइड के लिए, तो वो क्या किया, पौधों ने ऑब्जर्व कर लिया, पौधों को एनिमल्स ने खाया तो वो एनिमल में एकत्रित होने लगा, और पता लगा एनिमल को जिन्होंने खाया उसमें एकत्रित होने लगा। तो इसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और यहाँ जो आंसर था वो, चूंकि डीडीटी तो दिया नहीं था, तो यहाँ मरकरी दिया हुआ है, फंजीसाइड्स के रूप में यूज करते हैं, तो ये भी बायोमैग्निफिकेंस के रूप में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसेक्टिसाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ नीम। जो नीम होता है, एजेटिका इंडिका जो बोलते हैं, नीम का पौधा होता है। गांव में खूब नीम के पौधे खड़े रहते हैं और लोग फुड़िया, फुंसी आदि के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बार बार फुड़िया आ रही है या आपको फुंसियां हो रही है, स्किन की डर्माइटिस की कोई प्रॉब्लम है, तो नीम के पत्तों को आप बॉयल करिए। मतलब पहले नीम के पत्ते तोड़ेंगे और धुलेंगे, उनको बॉयल करिए, तो वो देखेंगे पानी जो है वो आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ठंडा करके आप उसे अगर कई बार धुलते हैं दिन में, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें चूंकि एंटीबायोटिक बहुत अच्छा करेक्टर्स होता है, खासकर स्किन प्रॉब्लम के लिए। तो कहता है यहाँ कि नीम की पत्तियों से प्राप्त एक कीटनाशक है, तो वो कौन सा है? एजा एजा डायरेक्टिन जो है, एजा डायरेक्टिन जो है, ये क्या है? इंसेक्टिसाइड्स है जो नीम से प्राप्त होता है। प्रायः कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्रायः नीम से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? तो ये प्रायः नीम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए। ये हमारा हो गया इंसेक्टिसाइड। अच्छा, एल्डी कार्ब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे एल्डी कार्ब क्या होता है, तो ये कार्बामेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है? कार्बामेट होता है, जो कि इंसेक्टिसाइड है। ये भी क्या है? इंसेक्टिसाइड है। ध्यान रखिएगा। और ये क्या कह सकता है? कई सारे इंसेक्ट को किल कर देता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है। मैलाथियोन क्या होता है? मैलाथियोन क्या होता है? मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया मैन मेड ऑर्गेनोफॉस्फेट है। मेड ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, कंट्रोल द इंसेक्टिसाइड। और ये भी क्या होता है? इंसेक्टिसाइड है, कीटों को मारने के लिए यूज होता है। और रोटेनॉन क्या होता है? ध्यान रखिएगा, रोटेनॉन
ये भी क्या है, ये भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है, इंसेक्टी एंड पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है। ये हार्मलेस होता है, ध्यान रखिएगा, ये हार्मलेस होता है मैन के लिए, मनुष्य के लिए हार्मलेस होता है। और ये किस पर काम करता है, हार्मलेस एंड क्या होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए हार्मलेस होता है। तो चूंकि हमें नीम पूछा था तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट विच टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर नोन एज, वे पौधे जो संकीर्ण सीमा के तापमान को सहन कर सकते हैं जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नैरो रेंज मतलब बहुत कम रेंज का मतलब टेम्परेचर का रेंज ये मान लीजिए कि नैरो रेंज का मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। मान लो वो 40 से लेके 45 के बीच में ही रह सकते हैं। अगर 40 से कम हुआ तो मर जाएंगे, 45 से ज्यादा हुआ तो मर जाएंगे। मतलब एक छोटा सा रेंज को ही सह पाते हैं। ऐसे पौधों ऐसे प्लांट्स को हम किसके नाम से जानते हैं, तो इनको हम स्टेनोथर्मल के नाम से जानते हैं। किसके जानते हैं, स्टेनोथर्मल के नाम से जानते हैं। इनको किसके नाम से जानते हैं, तो प्राय स्टेनोथर्मल के नाम से जानते हैं। मीजोथर्मल क्या होता है, मिडिल लेवल का, मिडिल लेवल का ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं। माइक्रोथर्मल क्या होता है, माइक्रो अगर थर्मल की बात करी तो ये बिल्कुल छोटे लेवल का टेम्परेचर को करते हैं। यू थर्मल क्या होता है, यू थर्मल वाइड रेंज, सॉरी ये है वाइड रेंज टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं या उनको बर्दाश्त करते हैं। तो चूंकि यहाँ नैरो एक शब्द यहाँ जो लगा, टॉलरेट टू द नैरो रेंज, और टॉलरेट टू द नैरो रेंज के लिए कौन जिम्मेदार है, स्टेनोथर्मल। ऐसे पौधों को स्टेनोथर्मल के नाम से जानते हैं और ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। कहता है, ये पीजीटी में क्वेश्चन, पीजीटी में बना हो या टीजीटी में आ चुका है। कहता है कि वो इनमें से एंजाइम कौन सा है जो इसमें कई सारे एंजाइम दिए हैं, डिहाइड्रोजिनेज दिया, नाइट्रोजिनेज दिया, फास्फेटेज दिया, यूरिएज दिया। इसमें कहता है वह कौन सा एंजाइम है कि अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो वो नाइट्रोजिनेज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं दाल वाले पौधे, उनमें एक रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेस तक नहीं जाने देता, वरना नाइट्रोजिनेस इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता 49 पे क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनिज, जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट आप सब जानते हैं, एक चित्र रफली बना लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। ये और ये डीएनए है और ये कुछ राइबोसोम है। तो ये क्या हो गई, इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये इसका क्या हो गया, ये हो गया राइबोसोम, राइबोसोम। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, डीएनए। ये क्या हो गए, ग्रेना। चल, ये हो गया। यहाँ मेम्ब्रेन कैसी है, तो यहाँ दो मेम्ब्रेन पाई जा रही, आउटर और इनर, यानी ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस है, दो भित्तियों वाला है। तो कहता है सिंगल लेयर्ड होता है, बिल्कुल नहीं। डबल लेयर्ड होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है या क्लोरोप्लास्ट की जो झिल्लियां होती हैं वो कैसी होती हैं, तो वो झिल्लियां प्राय दो भित्ति होती हैं या डबल लेयर्ड होती हैं या दो परती होती हैं। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
द फंक्शन ऑफ KOH contained in the U2 इन डोमिनेस्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं या आप जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां इस तरह का एक आपको चित्र दिखाया जाता है, ये ऐसे, यहाँ शायद एक पौधा लगा रहता है ये ऐसे, तो वहां इस तरह से, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन को दिखाने के लिए कहता है जो KOH का प्रयोग किया जाता है, यहाँ KOH डाला जाता है, उसका काम क्या होता है, वो क्या काम करता है, क्यों KOH को हम देते हैं। तो हम क्या कहता है, इसका कार्य होता है टू एब्जॉर्ब द CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर। जो हवा के साथ CO2 आती है वह इसको जो KOH है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या बनाता है, तो देखिएगा ये जो KOH है ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बना देगा, ये बना देता है K2CO3 प्लस H2, जल बना देता है, ये बना देता है, जिससे क्या होता है कि जो CO2 होती है वो आगे नहीं जा पाती, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बोनेट में उसको चेंज कर देता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फोटोसिंथेटिक इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स, प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के निकास के लिए आवश्यक होता है। फोटोसिंथेटिक इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो क्या आवश्यक होता है, तो आपने देखा होगा कि जब रिएक्शन होती है जैसे कि 4OH यहां लेके चलेंगे तो ये बना क्या देता है, 4OH से बन जाता है H2O, और क्या बनता है प्लस O2 जो कि निकल जाता है, और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होती है। अगर इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे 4H H2O प्लस ये 2H2 होगा प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ यूज क्या होता है, यहाँ यूज होता है मैग्नीज, कैल्शियम यूज होता है और क्लोरीन यूज होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, एमएन एंजाइम दिया है, तो हम ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does the formation of acetyl coenzyme A from the pyruvic acid take place। देखिएगा जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में होता है ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, बनते हैं 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। 2 पायरुविक एसिड से क्या बनता है, तो बनते हैं एसिटिल एंजाइम बनता है, क्या बनता है एसिटिल एंजाइम बनता है। एसिटिल एंजाइम के बाद कौन सी साइकिल चलती है, तो ये चलती है क्रेब्स साइकिल चलती है, क्या चलती है क्रेब्स साइकिल। तो वो कहता है, सॉरी वो कहता है वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम ए बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह क्रिया प्रायः संपन्न होती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 52 का हम क्या सही करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या सही करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो देखिएगा ग्लाइकोलिसिस जो होती है, ग्लाइको जो लिसिस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन चूंकि जो पूछा है वो हमारा ए आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है भी ध्यान रखिएगा, सी फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में या असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, या टीजीटी पीजीटी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में पूछ देता कौन सा पिगमेंट प्रभावी होता है या कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट होता है, तो वो कौन सा है, सी फाइकोसाइनिन। ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी का मतलब यहां है क्लोरोफाइसी से मतलब है, कौन सा क्लास है क्लोरोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी का कौन सा है साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। रेड एल्गी का कौन सा है रोडोफाइसी, और ब्राउन एल्गी का कौन है, देखो ब्राउन एल्गी का है थियोफाइसी।
फियोफाइसिन ये है। तो इसमें कौन सा होता है, तो इसमें प्रभावी होता है क्लोरोफिल ए और बी। रेड एल्गी में कौन सा होता है, तो इसमें रेड एल्गी में जो होता है फाइकोइराइथ्रिन होता है। कौन सा होता है, फाइकोइराइथ्रिन होता है। और ब्राउन एल्गी में क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन। हमने सब बता दिया आपको। तो ऑप्शन चूंकि उसने पूछा फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, तो ब्राउन एल्गी में पाएगा, रोडोफाइसी में नहीं, वो फियोफाइसी में देखने को मिलेगा, फियोफाइसी में। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी नंबर। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में हमें कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, 53 का जो सही करेंगे और वो सही करेंगे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following water is largely available to the plant। ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी खूब क्वेश्चन पूछता है ये। पादपों के लिए प्रचुरता में उपलब्ध जल कौन सा होता है। तो देखिए पादप प्लांट्स, जैसे आप खेत है, मान लेते हैं खेत जुता हुआ है, तो क्या होता है कि खेत में पतली पतली कैपिलरीज पाई जाती है, उन्हीं कैपिलरीज में जल पाया जाता है जिनको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। इनको जो प्लांट है, पौधे हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उसी जल को पौधे ले सकते हैं। कौन सा, कैपिलरी जल को। तो ऑप्शन ए सही होगा। संयुक्त जल क्या होता है, कंबाइंड जल क्या होता है, कुछ रसायनों से, ध्यान रखिएगा, कुछ जो केमिकल या रसायन होते हैं उनके साथ वाटर कॉम्बिनेशन बना लेता है, जिनको हम कंबाइंड वाटर बोलते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अति नीचे चला जाता है, जो पौधों के प्रयोग में नहीं आता है, इस प्रकार के जल को हम गुरुत्व जल या ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के कणों के चारों ओर वेपर या वाष्प के रूप में जल पाया जाता है, वाष्प के रूप में जल पाया जाता है, जिसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। तो ना तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हमारे काम का है, ग्रेविटेशनल ज्यादा नीचे चला जाता है, कंबाइंड जल किसी काम का नहीं है। केवल जो कैपिलरी वाटर होता है वही पौधों के लिए प्राय उपयोग में होता है। तो ऑप्शन यहां हम क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेंडिंग द प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड। पौधों के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना कहलाता है। देखिएगा, मान लेते हैं ऊपरी सतह की जो वाल है वो ज्यादा बढ़ गई, मान लेते हैं ये वाल है, ये ज्यादा बढ़ गई, और निचली सतह की वाल छोटी है ये, और ऊपरी सतह की वाल बढ़ गई। तो पौधा क्या होगा, जब ऊपरी ज्यादा बढ़ेगी, नीचे वाली कम बढ़ेगी, तो ऊपर ये क्या होगा, मुड़ जाएगा। ये इस तरह की कंडीशन होती है। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम एपिनास्टी के नाम से जानते हैं। हाइपोनास्टी क्या होती है, हाइपोनास्टी का मतलब क्या हुआ, नीचे की वाल का ज्यादा बढ़ जाना और ऊपर की वाल का कम बढ़ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोनास्टी के नाम से जानते हैं। एपिनास्टी का मतलब ऊपरी वाल का ज्यादा बढ़ना, निचली वाल का कम बढ़ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या होगा, सी, एपिनास्टी। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, प्रकाश की ओर पौधा प्रकाश के कारण प्रकाश की ओर मूव करता है, तो उसे हम फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, मिट्टी की तरफ अगर आकर्षण हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has been most important in the evolution of higher plants। निम्न में से कौन उच्च पौधों के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। उच्च पौधों के विकास में इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या रहा है, ये पूछ रहा है। तो प्राय क्या रहा है, तो वो है एलो पॉलीप्लॉइडी। क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी। अब चलो देख लेते हैं, प्लॉइडी की अगर बात करें, पुलाइडी की अगर बात करें तो पुलाइडी क्या होती है, इसको दो भागों में बांटा गया। एक भाग है पॉली पोलाइडी, प्लो पॉलीप्लॉइडी, और इसका दूसरा भाग है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। ये दो भाग है, पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, हैविंग मोर द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, दो सेट क्रोमोसोम के बढ़ जाते हैं, इनको प्राय तीन भागों में
बांटा गया। अब इसके लिए एक नया पेज थोड़ा सा अच्छा, ये है प्लॉइडी। प्लॉइडी को प्राय दो भागों में बांटा गया, एक है पॉलीप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ये है पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को इसमें क्या होता है, मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज द जीनोम पॉलीप्लॉइड अकर इन नेचर ड्यू टू द फेल्योर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम आपने देखा होगा मियोसिस में, जब अलग अलग ध्रुवों पर या अलग अलग पोल पर क्रोमोसोम जाते हैं, मेटाफेज के बाद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में जब अलग अलग पोल, तो वो फेल हो जाता है, वो अलग अलग पोल पर न जाकर एक ही जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो वो सेल मान लेते हैं अगर डिप्लॉयड है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड होगा। अगर 2n है और 2n मिलकर क्या हो जाएंगे, 4n बन जाते हैं। वही होता है इसमें। ये कई प्रकार का होता है। ऑटो पॉलीप्लॉइड होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, और दूसरा जो है वो है एलो पॉलीप्लॉइड, और एक है ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड। ध्यान रखिएगा। ए में क्या होता है, सेम क्रोमोसोम के सेट इंक्रीज होते हैं, यानी सेम क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ए ए ए, मान लेते हैं बी बी बी, मान लो 2 बी की जरूरत थी, तीसरा आ गया। तो ये सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, एग्जाम में पूछता है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहाँ देखने को मिलती है, तो हमें मेज में देखने को मिलती है, राइस में देखने को मिलती है। अब एलो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, ये होता है बाई हाइब्रिडाइजेशन, बाई हाइब्रिडाइजेशन से होता है, बाई हाइब्रिडाइजेशन से होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है, जैसे ए और दूसरा सेट आया बी बी, इस तरह से। ये कहां देखने को मिलता है, रैफनोब्रेसिका में। रैफनोब्रेसिका, ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बने हैं, उस कई बार पूछा गया एलो पॉलीप्लाइडी किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये इसीलिए बताएं, रैफनोब्रेसिका याद रखिएगा। और किस में पाया जाता है, ट्राइटिकेल्स, बहुत क्वेश्चन आता है, ट्राइटिकेल्स इसमें देखने को मिलता है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, ऑटोप्लॉइड वन जीनोम इज द मोर देन डिप्लॉइड स्टेज, एक जीनोम डिप्लॉइड स्टेज में होता है। जैसे कि ए ए, और देखिए जो ए है वो फिर पुनः आ गया, और बी बी, ये हेक्साप्लॉइड कंडीशन है, हेक्साप्लॉइड कंडीशन है। तो इस तरह का। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो हाइपोप्लॉइडी होती है, हाइपोप्लॉइडी होती है, और एक होती है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कम होती है और इसमें ज्यादा। एन्यूप्लॉइडी और नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, इस तरह से आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा। चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं, लंबा खिंच रहा है। तो हमारा आएगा एलो पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following is regarded as the फादर ऑफ जेनेटिक्स, निम्नलिखित में किसे आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक क्या है, साइटोलॉजी से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन क्या है, वो स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट बोल सकते हैं या नेचुरल सिलेक्शन, उससे संबंधित है। ह्यूगो डी विरीज किससे संबंधित है, तो ह्यूगो डी विरीज म्यूटेशन से संबंधित है, म्यूटेशन की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, फिंचेस पे काम किया था, एवोल्यूशन से संबंधित इन्होंने कई सारे रिसेंट जानकारियां उपलब्ध कराई थी। तो चूंकि उसने जेनेटिक्स का पिता पूछा है तो हमारे आएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन, राइबोसोम किस अपक्रिया, राइबोसोम लिखा है, राइबोसोम्स किस अपक्रिया का स्थान है। तो देखिएगा सेल में जो राइबोसोम होते हैं, वो राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 80s और 70s। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, सी नंबर,
प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। रेस्पिरेशन में कौन भाग लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस में कौन भाग लेता है? तो क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। और फैट सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का पार्टिसिपेशन होता है। तो चूंकि यहां जो पूछा है राइबोसोम, तो ऑप्शन हम सही करेंगे सी नंबर, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स, कहता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से आते हैं? देखिए दो ही आते हैं जनरली, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और दूसरे हमारे आते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की खास बात क्या होती है कि इनमें जो डीएनए होता है वो होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होता है। उसमें डीएनए तो पाया जाता है मगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। और जबकि जो यूकैरियोट्स की अगर बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए विथ हिस्टोन होता है, उसमें विथ हिस्टोन होता है, यानी उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो उसमें चूंकि प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है तो कहता है डीएनए एंड हिस्टोन नहीं, ये यूकैरियोट्स का करेक्टर है, तो ये तो पहले गलत हुआ। डीएनए और हिस्टोन, तो ये भी गलत हुआ। डीएनए विदाउट हिस्टोन बिल्कुल सही है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन, कहता है ना तो डीएनए पाया जाता है ना हिस्टोन, तो ये तो गलत है, डीएनए तो पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या सही करेंगे? सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल्स कैन बी फिजिकली सेपरेटेड बाय ईच अदर, कहता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से आते हैं? राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और न्यूक्लियस है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं या कोशिकांग है, वो कहता है किस प्रकार अलग किए जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। एक रोटेट मशीन होती है, जैसे आपके घर में मिक्सी है, उसी तरह परख नली हुआ एक रोटेटर होता है जिसमें हम सेल का जो घोल होता है वो भर देते हैं और बहुत तेजी से उसको रोटेट कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग स्टेप पर एकत्रित हो जाते हैं अपने भार के अनुसार। तो वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक और ध्यान रखिएगा, क्रोमैटोग्राफी से अलग किसको करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के रसायन, जैसे कि प्रोटीन को अलग करना, जैसे कि एंजाइम को अलग करना, जैसे कि हार्मोन को अलग करना, ध्यान रखिएगा, जैसे कि विभिन्न अमीनो एसिड, ये करना। और रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का कार्य क्या है? ये पाथवे का पता लगाता है, पाथवे कि कौन सा तत्व कहां कहां से घूमकर चलता, ये हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर से पता लगा। माइक्रोस्कोपी तो सब जानते हैं, इसमें माइक्रोस्कोप आती है, माइक्रोस्कोप आती है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखने का कार्य करते हैं या सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं। तो हमने सारे आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन हैश लाइफ साइकिल, कहता है हैश लाइफ साइकिल में प्राइमरी जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? तो 61 में हम क्या सही करेंगे? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। विच is the following provided natural device for the self pollination, इसमें वो कौन सा नेचुरल डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रेरित करता है? बताइएगा, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रभावित करती है? बताएंगे। तो वो है क्लिस्टोगैमी। क्या है? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? ऐसे फ्लावर जैसे कैमेलिया फ्लावर जो कि ओपन ही नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे फ्लावर जो ओपन ही नहीं होते हैं, और जब ओपन ही नहीं होंगे तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जबकि प्रोटेंडी प्रोटोगाइनी ये किसको प्रेरित करते हैं? ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेरित करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को। जब आप बीएससी में, ध्यान रखिएगा, जब आप इंटरमीडिएट में पहला चैप्टर है जो अब सिलेबस है उसमें दिया है कि युक्तियां,
कौन कौन से युक्तियां पाई जाती तो उनमें ही आपको सब पढ़ने को मिलेगा। तो क्लिस्टोगेमी कैमेलिया में देखने को मिलता है, जिसके फूल कभी खिलते ही नहीं है, वो अंदर ही बंद रहता है। भाई सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये गाइनोशियम है और ये एंथर है ये, और ये पूरा का पूरा फ्लावर बंद है, तो ये जब इसके पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो इसी में जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो सबसे पॉलिनेशन सबसे आसान है, तो इसे बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो या ये थोड़ा सा आप इसको मैं बताऊंगा कि जो कैमेलिना है, ध्यान रखिएगा, कनकौआ बोलते हैं, कैमेलिना को कनकौआ बोलते हैं। तो ना, दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, ओपन और दूसरे भूमिगत अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाले खिलते नहीं है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, इसमें कैमिलिना आता है, ऑक्जेलिस आता है, ऑक्जेलिस आता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमने दोनों को पूछा, कैमिलिना और ऑक्जेलिस भी आता है, इनको ध्यान में रखिएगा। कहता है असंगत का चयन करिए, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसाइट और पॉलन ग्रेन्स। इसमें असंगत कौन है? डी। देखिएगा, एक हम वो बनाए दे रहे हैं ओव्यूल, और ये एक ओव्यूल है। अब उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, और कोशिश करते हैं, क्योंकि पैड पर हाथ कपते रहते हैं। ये बन गया, ये भाग न्यूसिलस कहलाता है, जिसे बीजांडकाय बोलते हैं। ये भाग चलाजा कहलाता है, और ये भाग माइक्रोपाइल कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है। ये कहलाता है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियो सैक कहलाता है। तो ये पूरा कहलाता है ओव्यूल। तो इसमें से देखिए, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक, भ्रूण, ये सब ओव्यूल के हिस्से हैं, ओव्यूल के भाग हैं। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन या पराग कण जो है, वो किसका हिस्सा है? तो वो मेल गैमीट है। क्या है? मेल गैमीट है। तो ये बिल्कुल अलग है, ये सब क्या है? फीमेल से संबंधित है। तो हमारा पॉलन ग्रेन बिल्कुल अलग है, ये तीनों ओव्यूल के हिस्से हैं। तो असंगत का चयन करना था जो बिल्कुल अलग हो, तो पॉलन ग्रेन से। तो फिर कहता है द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर। तो आप सब जानते हैं कि किसी भी संरचना में पहले एपिडर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस पाया जाता है, फिर हमारा कॉर्टेक्स पाया जाता है, फिर हमारा स्टील पाया जाता है, स्टील बोल सकते हैं, हाँ। तो कॉर्टेक्स को भी प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं। तो सेकेंडरी वाला जो कॉर्टेक्स होता है वो हरदम पैरेन्काइमेटस होता है। किसका होता है? पैरेन्काइमा का बना होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैपवुड इज आल्सो नोन है। जो सैपवुड होती है, सैपवुड का मतलब जो हल्के रंग की होती है। देखिए, हार्डवुड और सैपवुड, हार्डवुड क्या होता है? जब आप कहीं किसी पौधे में जाएंगे तो मध्य की लाल और कठोर जो लकड़ी होती है वो हार्डवुड कहलाती है। किनारे की जो सॉफ्ट वुड होती है उसे हम सैपवुड कहते हैं। सैपवुड क्या होता है? तो एल्बर्नम को हम सैपवुड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्माइलेक्स जाइलेनिका द स्टिप्यूल टाइप। जो स्माइलेक्स जाइलेनिका है, उसका जो स्टिप्यूल होता है वो किसका रूपांतरण होता है? तो वो ट्रेंड्रिलर होता है। क्या होता है? ट्रेंड्रिलर होता है। तो 66 में हम क्या सही करेंगे? तो 66 में हम सही करेंगे सी। क्या सही करेंगे? सी, ट्रेंड्रिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोटेनिकल नेम ऑफ ट्रेवलर ट्री। ट्रेवलर ट्री का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो उसका बोटेनिकल नेम होता है रेवेनेला मेडागास्करेंसिस। ऑप्शन डी को हम सही करें, जिसे ट्रेवलर ट्री के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी बन चुका है, टीजीटी में बन चुका है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी बन चुका है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट इज
द की क्यू हार्बेरियम आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। कहता है जो क्यू हार्बेरियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम है, जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है, उसमें जो पौधों को अरेंज किया गया या हार्बेरियम में पौधों को अरेंज किया गया है, तो वो किसके क्लासिफिकेशन पर अरेंज किया गया है? तो वो बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन पर अरेंज किया गया है। और मैं बता दूं, इनकी बुक थी जेनरा प्लांटेरम, जिन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। इनका रैनन कुलेसी से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, इनका क्लासिफिकेशन रैनन कुलेसी शुरू होता है, ग्रेमनी पर जाकर खत्म होता है जाके। एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक है, फाइलोजेनेटिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा। पी है, PHY। और है क्वेश्चन? तो बस आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये यूट्यूब का लिंक दिया है, आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर हमें विजिट कर सकते हैं। आज ही हमारे साथ जुड़े, मैं वादा करता हूं कि आपकी जॉब सिक्योर होगी। इतनी कम मेंबरशिप पर एक छोटी सी मेंबरशिप ली जाती है, जिससे हमारे ऐप का खर्चा चलता रहे और हमारे जो टेक्निकल चीजें हैं वो मेंटेन बनी रहे। बस इतना आपसे लिया जाता है। आज ही जुड़े, और इतने मित्र किसी भी कोचिंग संस्थान के सिलेक्ट नहीं हुए जितने मित्र डॉक्टर बॉक्स बायोलॉजी के सिलेक्ट हुए। आज ही हमें फॉलो करें, आज ही हमसे जुड़े। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें। इसी के साथ नमस्कार।